कहानी का शीर्षक है सुंदरी भोजी। उमा आज घर पर ही थी। आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था तो घर पर ही रुक गई। घर और किचन के अन्य कामों से फ्री हो गई तो सोचा कि क्यों ना अलमारी की सफाई कर ली जाए। दिवाली आने वाली है, मुश्किल से आज घर में रुक पाई हूँ। यही सोचकर उमा अलमारी की सफाई करने लगी। सफाई करते करते शादी की एल्बम हाथ में आ गई तो उमा अपनी शादी की एल्बम उठाकर देखने लगी। आज लगभग 10 वर्ष हो गए थे उमा की शादी को। सब लोग कैसे लग रहे थे उमा की शादी पर। कितना चेंज आ गया है सभी में। अब तो सबसे मिले हुए भी कितना समय हो गया है। एल्बम में फ़ोटो देखते देखते उमा की नज़र एक फ़ोटो पर टिकी तो फिर हटी नहीं। अरे ये तो कानपुर वाली भोजी है। उमा के मुख से आहा सी निकली और वह पहुंच गई पुरानी यादों में। कानपुर वाली भोजी मेरे लिए एकदम आसमान से उतरी परियों जैसी थी। भोजी का नाम सुंदरी था। भोजी बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही थी। एकदम दूध सा सफ़ेद रंग, पतली सी नाक, बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें और लंबे काले घने बालों की घुटनों तक लटकती चोटी। और आवाज़ ऐसी सुंदरी भाभी की कि जब बोले तो मुंह से फूल झड़े। ईश्वर ने फुर्सत से बनाया था कानपुर वाली सुंदरी भोजी को। हम ठहरे मध्य भारत वाले, हमें तो बोलने का सलीका नहीं, एकदम ठेठ देहाती। सुंदरी भाभी हम सब भाई बहन की प्रिय थी। हम भाई बहन तो सुंदरी भाभी को भाभी ही कहते थे, लेकिन सुंदरी भाभी कहती, जीजी हमें भोजी बोला करो। हमारा सुंदरी भाभी, अरे ना ना सुंदरी भोजी। मथुरा के आसपास की ही थी, मगर उनके दादाजी की नौकरी थी कानपुर में, तो उनके दादाजी कानपुर में ही बस गए थे। भोजी के पिता की पढ़ाई लिखाई और फिर नौकरी सब कानपुर में हुई। भोजी की पैदाइश भी कानपुर की है, तो भोजी की बातों में कानपुरिया झलक आती। मैं तो बहुत हंसती थी भोजी की बातों से, कितने प्यार से बोलती थी कानपुर वाली भोजी। हम तीनों भाई बहन तो दीवाने थे सुंदरी भोजी के, लेकिन भोजी जितनी सुंदर थी उतनी ही बदसूरत उनकी किस्मत थी। सुंदरी भोजी के पति किशोर भैया रिश्ते में मेरे भाई लगते थे। किशोर भैया मेरे ताऊ जी के बेटे थे। शक्ल न सूरत, दुनिया भर के व्यसन उनमें थे। बेचारी सुंदरी भाभी को बहुत सताते थे। कई बार तो भाभी का बनाया पूरा खाना पशुओं को डालाते, यह बोलकर कि खाना बहुत ही बकवास बना था। अक्सर ताऊ जी के घर आवाज़ें आया करती थी, कभी बर्तन गिरने की तो कभी सुंदरी भाभी के चीखने चिल्लाने की। वो लोग सुंदरी भाभी पर बहुत अत्याचार करते थे। ताऊ जी तो कभी कुछ नहीं बोलते थे, मगर ताई जी शशिकला और उनकी बेटी ललिता पवार से कम नहीं थी। कैसे कैसे इल्ज़ाम भोजी पर लगाती थी। उमा सोचते सोचते यादों के जरिए गांव के अपने उस घर में पहुंच गई जहां उमा, उसकी बड़ी बहन सीमा और छोटा भाई अजय अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पड़ोस में पापा के बड़े भाई यानी मेरे ताऊ जी रहते थे। ताऊ जी के घर से आज सुबह सुबह ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मम्मी बार बार बोल रही थी, ये दुष्ट आज फिर सुबह से शुरू हो गए हैं। लक्ष्मी जैसी बहू को चुड़ैल बोलकर मारपीट करते हैं। कमी खुद की औलाद में और अत्याचार बेचारी सुंदरी बहू पर। नर्क में भी जगह न मिलेगी इन सबको। केवल भाई साहब ही हैं जो सुंदरी बहू की थोड़ी बहुत परवाह करते हैं।
जिनके कारण सुंदरी की जान बची हुई है अभी तक, वरना तो ये लोग तो कब के सुंदरी को मार डालते। आवाज़ें और तेज आने लगी थी। हम सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मम्मी पापा को बार बार बोल रही थी, सुनो जी, तुम ही चले जाओ, जाकर देखो कहीं बहू को आज मार ही न डाले दुष्ट। अरे तुम रहने दो सावित्री, उनके घर का मामला है, हमें क्या लेना देना। कैसी बात कर रहे हो जी, तुम भी, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। पापा आप जाकर देखो ना, उमा ने अपने पापा से कहा। तो पापा मन मारकर ताऊ जी के घर की ओर गए। पीछे पीछे माँ और माँ के पीछे हम भाई बहन भी। हम अभी ताऊ जी के घर के दरवाजे पर ही पहुँचे थे कि तभी सुंदरी भाभी के बहुत ही तेज चीखने की आवाज़ आई। हमने अंदर जाकर देखा तो किशोर भैया सुंदरी भाभी को बेल्ट से बुरी तरह मार रहे थे। भाभी के सब कपड़े अस्त व्यस्त थे और भाभी आंगन के बीच लेटी हुई चिल्ला रही थी, छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भाभी की पीड़ा देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और अजय तो किशोर भैया पर टूट ही पड़ा था। कितना छोटा था अजय, लेकिन सुंदरी भौजी की पीड़ा उससे भी बर्दाश्त नहीं हुई। अजय को पापा ने बड़ी मुश्किल से रोका। कितना रो रहा था अजय और हम सबकी आंखों में भी आंसू थे, मगर दुष्ट ताई जी और उनकी बेटी ललिता दोनों खड़ी हुई भाभी को घूर रही थी। पापा ने आगे बढ़कर किशोर भैया के हाथ से बेल्ट छीनी और उनको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। चाचा जी, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, यह हमारे घर का मामला है। पापा ने एक थप्पड़ और रसीद किया और बोले, अच्छा ये तेरे घर का मामला है, लेकिन तेरे घर के मामले की आवाज़ें हमारे घर तक आ रही हैं। हमारे भी बच्चे हैं, इनके ऊपर भी गलत असर पड़ता है, तो ये केवल तेरे घर का मामला नहीं रहता, मामला सार्वजनिक हो जाता है। और अगर तूने अब बहू पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस बुला लूँगा। तुम लोगों का ये रोज का ड्रामा है। जब नहीं निभ रही तो बहू के घर वालों को बुलाकर बात कर ले और अलग हो जा। तभी ताई जी बोलती है कि फिर ये कलमुही ऐसा काम ही क्यों करती है जो किशोर को गुस्सा आए। क्या ज़रूरत थी इसे पराए मर्द के सामने घूंघट खोलने की। कुलच्छनी कहीं की नैन मटक्का कर रही थी सुखराम के बेटे के साथ। बस बस जीजी, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी नज़र में तो पूरे गांव की बहू और बेटियां चरित्रहीन हैं। बस तुम और तुम्हारी बेटी ही सती अनुसुईया हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। पापा के मुंह से पुलिस की धमकी सुनकर किशोर भैया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मम्मी ने सुंदरी भौजी को उठाया और अंदर कमरे में ले गई। ताई जी शशिकला और उनकी बेटी ललिता पवार, जो शादी होने के बाद भी मायके में पड़ी हुई थी, दोनों बड़बड़ाती हुई अलग चली गई। मम्मी ने मुझसे कहा, उमा जा सुंदरी बहू के लिए अपने घर से हल्दी वाला दूध लेकर आ जा, और सुन कोई ट्यूब भी ले आना लगाने वाली। तू अपनी भाभी को लगा देना। फूल से बदन पर कितने निशान डाल दिए दुष्टों ने। मैं फटाफट अपने घर से हल्दी वाला दूध और मरहम की ट्यूब ले आई। पहले सुंदरी भाभी को हल्दी वाला दूध दिया, फिर मम्मी ने कहा तू अपनी भाभी को मरहम लगा दे। तो भाभी मम्मी के सामने
थोड़ी हिचकिचा रही थी। मम्मी ने कहा, ठीक है उमा, तू बहू को मरहम लगा दे, मैं जा रही हूँ। यह बोलकर मम्मी चली गई। मैं भाभी को मरहम लगाने लगी। भाभी की दूध सी सफ़ेद चमड़ी पर जगह जगह बेल्ट के लाल लाल निशान बन गए थे। मैं जब भी भाभी को मरहम लगाती, भाभी के मुंह से आह निकलती, मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे जो भाभी की पीठ को भिगो रहे थे। भाभी को जब एहसास हुआ तो वो बोली, जीजी आप रो रही हो? हाँ भौजी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। तभी भाभी बोली, उमा जीजी, ऐसा लगता है अब तो ये दुख दर्द ही मेरी ज़िंदगी है। एक दिन ऐसे ही मेरा अंत हो जाएगा। नहीं नहीं भौजी, ऐसा मत बोलो, एक दिन सब ठीक होगा। अमर भैया भी तो कभी नहीं आते, वो भी तो आकर देखे कभी कि उनके घर में क्या अत्याचार हो रहा है उनकी खुद की भाभी पर। उमा जीजी, मैं तो कभी मिली ही नहीं हूँ देवर जी से, वो कभी आते ही नहीं हैं। भौजी, अमर भैया इस परिवार से अलग हैं। वो बिल्कुल ताऊजी जैसे हैं, कम बोलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ललिता दीदी की वजह से नहीं आते हैं अमर भैया। तभी ललिता आ जाती है और उमा से बोलती है, क्यों री उमा, तू क्या सिखा रही है इस कलमुही को मेरे खिलाफ? ललिता दीदी, मैं कुछ नहीं सिखा रही और ना मुझे ज़रूरत है सुंदरी भौजी को कुछ सिखाने की। सुंदरी भौजी खुद जानती है कि आप क्या हो और कैसी हो। अच्छा भौजी, मैं चलती हूँ, और हाँ, कोई बात होगी तो बताना भौजी, किसी से डरना मत। उसी दिन शाम को उमा कॉलेज से लौटते समय सुंदरी भौजी के लिए मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा लेकर आई और अपना कॉलेज बैग रखते ही सीधा सुंदरी के पास पहुंच गई। सुंदरी की सास और ननद घर पर नहीं थी, ना ही ताऊजी थे। उमा सीधे सुंदरी के कमरे में गई तो देखा सुंदरी बिस्तर पर लेटी हुई कर रही थी। उमा फुर्ती से सुंदरी के सिरहाने जाकर बैठी और यह पूछते हुए, क्या हुआ भौजी, दर्द ज़्यादा है क्या? उमा सुंदरी के माथे को स्पर्श करती है। सुंदरी का माथा भट्टी की तरह तप रहा होता है। हे भगवान, भौजी आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ उमा जीजी, बदन दर्द से टूट रहा है, बहुत बेचैनी भी हो रही है। उमा का दिल भर आता है। वह सुंदरी को बोलती है, भाभी क्यों सहती हो इतना? क्यों नहीं अपने पिता को बुलाकर सब कुछ बता देती हो आप? उमा जीजी, कैसे बताऊं पिता को, गरीब हैं मेरे पिता, दहेज नहीं दिया है तो ये सब तो सहना होगा। इतना बोल सुंदरी भाभी फूट फूट कर रोने लगती है। उमा भी सुंदरी के साथ साथ रोने लगती है और सुंदरी से कहती है, भाभी देखना, जल्दी ही भगवान आपके सब दुख दूर करेंगे। अच्छा भाभी, मैं आपके लिए बुखार की दवा लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में उमा अपने घर से बुखार की दवा लेकर सुंदरी को दे देती है और सुंदरी को यह बोलकर कि भाभी अब आप आराम करो, मैं फिर आऊँगी। अगले दिन उमा सुबह के समय कॉलेज जाने को तैयार हो रही है। बीच बीच में बार बार खिड़की की सरिया से आंगन में देख रही है कि शायद भाभी तुलसी के पौधे में पानी डालने आ जाए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बार बार भाभी की कही हुई बात कानों में गूंज रही थी कि दहेज नहीं लिया है ना, उसका भी तो एहसान चुकाना है। आज ना सही, कभी ना कभी तो
किशोर मुझे अपनाएंगे ही, इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ। उमा सोचती है, वो क्या अपनाएगा जो दूसरी के साथ गुलछर्रे उड़ाता हो। सुंदरी भूजी एक झूठी आस के सहारे जी रही है। फिर उमा आसमान की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे ईश्वर, कहाँ है तू? अब तो सुंदरी भाभी के कष्टों को दूर कर दे। उस दिन ईश्वर ने उमा की ऐसी सुनी कि शाम के समय पता चला कि किशोर का एक्सीडेंट हो गया है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उमा के पिता खबर मिलते ही दौड़े चले गए। सब लोग अस्पताल गए तो पता चला कि किशोर की सांसों की डोर टूट चुकी है। उमा मन में सोचती है, हे भगवान, ऐसी प्रार्थना तो मैंने नहीं की थी। सुंदरी भाभी को जब पता चला तो जैसे पत्थर हो गई थी बेचारी। सुंदरी भाभी, उनको तो समझ ही नहीं आया कि वह अपनी आज़ादी पर खुश हो या फिर अपने वैधव्य का शोक मनाए। एक आंसू न आया उनकी आंखों से। बुत बन गई। ताई जी और ललिता जीजी तो अभी भी सुंदरी भाभी को कोस रही थी। ताऊ जी एकदम खामोश थे। किशोर भैया के मृत शव को जब घर लाया गया तो उनके शव को देखकर सुंदरी भाभी के धैर्य का बांध ऐसा टूटा कि उनके करुण क्रंदन को सुनकर हम सभी की आत्मा तक छलनी हो रही थी। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था वह। जब किशोर भैया को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, अमर भैया पर भी खबर पहुंच गई थी, सो अमर भैया भी आ गए थे। किशोर भैया को मुखाग्नि तो अमर भैया ही देंगे, माँ ऐसा बोल रही थी। कितना फर्क है दोनों भाइयों में, किशोर और अमर भैया में। किशोर जितना उद्दंड और दुष्ट था, अमर भैया उतने ही शांत और सौम्य थे। भाभी के मायके वाले अगले दिन आ पाए थे। ताई जी ने कितना बुरा भला कहा था सुंदरी भाभी के मायके वालों को। वो तो अमर भैया ने डांट कर चुप किया था ताई जी को, वरना तो ताई जी तो न जाने क्या क्या बुरा भला कहती उन बेचारों को। भला उनकी क्या गलती? एक तो उनकी बेटी विधवा हो गई, उनको इतना गहरा सदमा लगा। ऊपर से ताई जी का व्यवहार। सुंदरी भौजी के घर वाले भैया की 13वीं तक हमारे यहाँ रुके। इस बात का बड़ा ही एहसान मान रहे थे भाभी के पिता, चाचा, भाई आदि। सुंदरी भौजी की माँ नहीं है। भौजी छोटी थी तभी माँ चल बसी थी। भाइयों की इकलौती बहन है। 2 भाई, वह भी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। सुंदरी भौजी की चाची ही तीनों बच्चों का ख्याल रखती है। गरीब जरूर है सुंदरी भाभी के घर वाले, मगर संस्कार बहुत अच्छे हैं। भाभी के 13वीं वाले दिन ताई जी फिर से झंझट करती हैं। सुंदरी भाभी के पिता के पीछे पड़ जाती है कि अपनी लड़की को अपने संग लेकर जाना, हमारे घर में अब इसके लिए जगह नहीं है। भाभी के पिता के आंखों में आंसू हैं। बेचारों ने जैसे तैसे तो अपनी बेटी के विवाह में खर्चा करके विदा किया था। वही बेटी आज विधवा हो गई। गांव के कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे थे, घर की इज्जत घर में रहने दो, अमर के नाम की चादर बहू के सिर पर डाल दो। तभी मोहल्ले की एक दादी ने कहा, शशिबाला, अमर के हाथ बहू को चादर डलवा दे। दादी की बात सुनते ही ताई जी तो आग बबूला हो गई और दादी पर ही भड़कने लगी। बोलती है, बहू पर इतना प्यार आ रहा है, चाची तो अपने घर ले जाओ, अपने लड़का से ब्याह रचा दो बहू का, पर मैं अपने अमर के नाम की चादर न डालने दूंगी इस कलमुही के सिर पर। अमर भैया भी चुपचाप बैठे हुए यह सब सुन रहे थे। अचानक वह उठे और कोने में रखी दराती उठाई, अपना अंगूठा काटकर भीतर महिलाओं में बैठी सुंदरी भाभी की मांग भरती।
सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि वहाँ बैठा हर व्यक्ति स्तब्ध था। चारों तरफ शांति छा गई। कुछ देर बाद महिलाओं में खुसर-पुसर होने लगी। ताऊजी ने आगे बढ़कर अमर भैया को गले लगा लिया। सुंदरी भाभी के पिता की आंखों में जहां अब तक गम के आंसू थे, अब खुशी के आंसू आ गए थे। हम सब भी बेहद खुश थे। 13वीं के एक सप्ताह बाद अमर भैया सुंदरी भाभी को अपने साथ दिल्ली ले गए। जाने से पहले सुंदरी भाभी हम सभी से मिलने आई थी। मुरझा गई थी बिल्कुल। मम्मी ने भोजी को समझाया, बहू, अमर बहुत अच्छा है, ध्यान रखना अपना और अमर का भी, मिलने आती रहना। आज सुंदरी भाभी और अमर भैया के 2 प्यारे से बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बिल्कुल सुंदरी भोजी के ऊपर गए हैं। अभी उमा यादों के पन्ने पलट ही रही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वह देखती है तो अमर भैया की कॉल है। उमा फ़ोन रिसीव करके बोलती है, भैया प्रणाम, खुश रहो मेरी प्यारी बहना। और सुन, भाई दूज पर मैं और तेरी लाडली भाभी आ रहे हैं टीका करवाने। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। आज मेरी कानपुर वाली भोजी बहुत खुश है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।